नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बेकाबू दंगल की। छपरा में रिविलगंज प्रखंड के दिलिया रहीमपुर में आयोजित दंगल में दो पहलवान बेकाबू हो गए। पहलवान रिंग तोड़कर बाहर निकल गए और लड़ने लगे। पहलवानों के बेकाबू होने से दंगल मैदान में अफरा तफरी मच गई। हालांकि बाद में लोगों ने किसी तरह पहलवानों पर काबू पाया और फिर से कुश्ती शुरू की गई। दिलिया रहीमपुर में राष्ट्रीय दंगल का आयोजन किया गया है और इसमें कई राज्यों के पहलवान पहुंचे थे। और वहीं देखिए, ये दो पहलवान जो है रिंग तोड़कर बाहर निकले, बेकाबू हो गए। ये मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक ऐसे लुटेरे गैंग का पर्दाफाश किया जो लड़कियों का मेकअप लेकर ट्रक वालों को अपना निशाना बनाते थे। पुलिस ने 8 लुटेरों को गिरफ्तार किया। इनमें से 6 शातिरों की गिरफ्तारी बरूराज थाना इलाके से और 2 की गिरफ्तारी मोतीपुर से हुई है। इस गैंग में शामिल दिलीप नाम का शख्स भी पकड़ा गया जो पेशे से नर्तक है। दिलीप का चेहरा और हाव भाव लड़की जैसा है और इसी का फायदा उठाकर यह गैंग लूट की वारदात को अंजाम देता था। दिलीप रात के वक्त अपनी अदाएं दिखाकर गाड़ी वालों को रोकता था। पुलिस के मुताबिक सिवान और गोपालगंज में इस गैंग ने कई लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसके अलावा सकरा में बीते दिनों इस गिरोह ने लूट के दौरान एक ड्राइवर को गोली भी मार दी थी। गिरफ्तार आरोपियों ने सकरा कांड में अपनी भूमिका के बारे में खुलासा किया। लुटेरों के पास से 5 देसी कट्टा, 2 कार, बाइक और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। सारण, मोतिहारी, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में पेट्रोल पंप पर लूटपाट और रोड पर लूटपाट करने वाले गैंग सरगना का पुलिस को पता लगा। रेड के दौरान 6 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 4 कंट्री मेड वेपन, इसके अलावा लूट का अन्य सामान बरामद किया गया। ये इन लोगों का एक बड़ा गैंग था जिसमें 10 से 15 लोग हैं, जिसकी बाकी लोगों को पुलिस की तलाश है। ये लोग रोड पर ट्रक वालों को, जो बाहर से ट्रक वाले आ रहे हैं उन लोगों को, इसके अलावा पेट्रोल पंप पर पहुंचकर वहां कैश की लूटपाट करते थे। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिंता जाहिर कर चुके हैं। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ज्यादा जांच पर जोर दे रहे हैं, लेकिन राजधानी पटना में जांच में लापरवाही बरती जा रही है। पटना के मीठापुर अंतर्राष्ट्रीय बस पड़ाव पर जांच तो शुरू हुई, लेकिन सब कुछ भगवान भरोसे है। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब बस स्टैंड में भी कोरोना जांच की व्यवस्था की गई है। मीठापुर बस स्टैंड की तस्वीर है, गेट नंबर 1 है ये, और यहाँ पर कोरोना जांच के लिए व्यवस्था की गई है। जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको लगाया गया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर। और ये तस्वीर है, यहाँ पर सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो लगे हुए हैं और जो स्टाफ है वो जांच कर रहे हैं। 2 शिफ्ट में जांच चल रही है। और एक बड़ी लापरवाही सामने ये आई है कि कोरोना पॉजिटिव एक शख्स पाए गए, लेकिन उनको हॉस्पिटल नहीं भेजा गया और वो बैठकर बस में नालंदा चले गए। तो भला इस तरह की जांच का क्या मतलब है? हम सेकेंड शिफ्ट में आए हैं, हमको तो सिर्फ पता चला कि एक पॉजिटिव निकला है, बस। पॉजिटिव निकला तो हॉस्पिटल भेजना चाहिए था। हाँ, तो उसके बारे में हमको कैसे बता सकते हैं ना। पर डे कितने लोगों की यहाँ कोरोना जांच हो जाती है? अभी जो है सुबह में 82 हुई है और अभी जो है अभी आपका 32। हाँ, अभी 32 हुआ है। 2 बजे से अभी 32 हुआ है। 2 घंटे में अपने 32 लोगों की जांच। हाँ, अभी 32 हुआ है। अगर आएगा तो आप क्या करेंगे? आएगा तो हम डायरेक्ट पहले उसको तो रोक देंगे, जाने नहीं देंगे। उसके बाद फिर बात करेंगे हेड ऑफिस, वहाँ पर जो DHS में है एपिडेमियोलॉजिस्ट, उनसे बात करेंगे। वो जैसा दिशा निर्देश करेंगे वैसा हम करेंगे। अगर देखा जाए तो तस्वीर यही है कि एक औपचारिकता जरूर निभाई जा रही है, लेकिन केवल औपचारिकता निभाने से नहीं होगी। आज एक पेशेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए और वो बस पे बैठ के नालंदा चले गए। तो सवाल कई उठ खड़े होते हैं, केवल सरकारी दावे करने से नहीं होगा, वाकई में स्वास्थ्य महकमे को कुछ करना होगा और अकेले शख्स के भरोसे ये नहीं छोड़ा जा सकता है। यहाँ पर इनकी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि लोग अगर नहीं मानेंगे तो ये दबाव देकर उनकी जांच नहीं करवा सकते हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय जिन लोगों को संगठन की जिम्मेदारी दी गई थी, उनमें से कई लोगों ने ईमानदारी से काम नहीं किया था और यही वजह है कि चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सीट नहीं मिल पाई। लेकिन अब संगठन पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। उमेश जी, आप जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, लगातार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और संगठन में बड़ा फेरबदल किया है।
तो विधानसभा चुनाव में जो परिणाम है उसमें संगठन की कमजोरियाँ साफ साफ चलती है। इस बार वैसे परिस्थिति में हो तो कैसे मॉनिटरिंग करें और क्या कुछ चेतावनी वैसे लोगों जो काम नहीं करेंगे? विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आया उस परिणाम को हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और अवसर में बदलने का फैसला लिया है। पार्टी ने नेतृत्व ने लंबे विमर्श के बाद जो संगठन के बदलाव किया गया है, संगठन में भारी बदलाव हुआ है और जो अब देख रहे हैं कि जिला अध्यक्ष, जिला मुख्य प्रवक्ता और लोकसभा प्रभारी का चयन किया गया है, विधानसभा प्रभारी का चयन किया गया है, उनको जिम्मेवारी दिया गया है संगठन की मजबूती के लिए। और मेरा भी दौरा इस कार्यक्रम में हो रहा है कि सभी जगह जो ज़मीनी हकीकत है, जहाँ हमने लूज किया है, कहाँ हमने चूक किया है, कहाँ हमसे भूल हुआ है और जो हमारा जो संगठन है, संगठन को धारदार और मजबूत बनाने के लिए जो निचली इकाई है, जो बूथ लेवल की इकाई है, उस लेवल पर हम लोग पहुँच रहे हैं और वहाँ के लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। और अगर वो वैसा काम नहीं करते तो उन पर क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल, जो हम लोग होने वाले संगठन में उनको जवाबदेही नहीं देंगे, जो काम करेंगे उनकी मूल्यांकन कराएंगे और मूल्यांकन करके उनको प्रोत्साहन करेंगे, तो जो काम नहीं करेंगे उनको दल से जो है पद से विमुक्त करेंगे। पद और पावर का गलत इस्तेमाल कर अवैध संपत्ति जमा करने वाले अधिकारियों की नीतीश सरकार में खैर नहीं है। काली कमाई से बने अवैध मकानों को सरकार ने जब्त कर उसमें स्कूल खोलना भी शुरू कर दिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस जीरो टॉलरेंस की नीति ने बिहार की छवि बदल कर रख दी है। भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति ने नीतीश सरकार की एक अलग ही छवि बना दी है। अपनी मजबूत सोच और बुलंद इरादों की बदौलत बीते एक दशक में राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर ऐसी नकेल कसी कि भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी पनाह मांगते फिर रहे हैं। अपने दूसरे ही कार्यकाल में सरकार ने भ्रष्टाचार कर काली कमाई का ढेर लगाने वाले अफसरों को सख्त चेतावनी दे दी थी। ये आलीशान बिल्डिंग भ्रष्टाचार से अर्जित अकूत संपत्ति से बनाई गई थी। इनमें से एक बंगला पूर्व IAS एस वर्मा का है तो दूसरा बिहार के पूर्व DGP नारायण मिश्रा का। नीतीश सरकार ने भ्रष्टाचार अधिनियम 2009 के तहत कार्रवाई करते हुए इन संपत्तियों को जब्त कर लिया था। इनमें से एक में मुसहर जाति के लिए स्कूल तो दूसरे में मूक बधिर बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया गया। इस अधिनियम के तहत भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति जब्त करने का यह कोई अकेला मामला नहीं है। नीतीश सरकार का हंटर ट्रेजरी क्लर्क गिरीश कुमार, गया नगर निगम के पूर्व राजस्व अधिकारी योगेंद्र कुमार सिंह, परिवहन अधिकारी कपिल मुनिराय, पूर्णिया के पूर्व RDDE नागाराम, औरंगाबाद के पूर्व MBI अधिकारी रघुवंश कुंवर, ड्रग कंट्रोलर YK जायसवाल, IAS कालिका प्रसाद, अभियंता श्रीकांत प्रसाद और राजभाषा निदेशक DN चौधरी के अलावा मुख्य अभियंता अवधेश प्रसाद सिंह पर भी चला। नीतीश सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों ने सूबे में भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों की चूल्हे हिलाकर रख दी। आज भी बिहार सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए न सिर्फ भ्रष्टाचार पर करारी चोट कर रही है, बल्कि देश भर में भ्रष्टाचार के मामले में बदनाम हो चुके बिहार की नई तस्वीर पेश कर रही है। खास करके वैसे दुर्दांत अपराधी या वैसे कुछ घटनाएं जिसमें लगता था कि चलो न्याय में इतना विलंब हो जाएगा कि हम किसी न किसी तरह से स्केप कर जाएंगे, वैसे लोगों को तुरंत दंडित किया गया और उससे अपराधियों में एक भय का वातावरण बना। और आप देखे होंगे कि वह दौर ऐसा था जिसमें अपराध की संख्या घटने लगी थी। जो लोगों में विश्वास जगा है कि भ्रष्टाचार यदि होगा तो किसी न किसी रूप में वो पकड़े जाएंगे और ऐसे में कई भारतीय प्रशासनिक सेवा या कई अभियंता, डॉक्टर, चिकित्सक, कई लोग पकड़े गए हैं और उनकी संपत्ति जब्त की गई है। उसमें स्कूल और कार्यालय खोले गए हैं। भ्रष्टाचार पर सरकार की इस कठोर नीति में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने और धार देने का काम किया है। कई बड़े आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई और फैसले से सरकार की छवि बदली है। इस बात में तो कोई संदेह ही नहीं है कि जब कोर्ट में केस का विचारण होता है और फिर उसके बाद कन्विक्शन होता है और अपराधी जेल जाते हैं, वास्तव में जो है सजा उनको मिलती है, तो उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव अपराध नियंत्रण पर पड़ता है। इनमें से कई भ्रष्ट अधिकारियों ने सरकार की इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बैरंग वापस भेज दिया। इन कार्रवाइयों ने न सिर्फ बिहार की धूमिल हो चुकी छवि को बदला, बल्कि आम जनों में ये भरोसा भी पैदा किया
कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री में गोता लगाने वाला चाहे कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, कानून की गिरफ्त से कोई नहीं बच पाएगा। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और अब बात राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के कलाकारों का जलवा देखा गया। मनोज वाजपेयी को फिल्म भोसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। नेशनल फिल्म अवार्ड में बिहार का बजा डंका। सुशांत और मनोज वाजपेयी ने मारी बाजी। बिहार दिवस के दिन फिल्म जगत से भी बड़ी खबर आई है। सुशांत सिंह राजपूत और मनोज वाजपेयी को नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बेहतरीन फिल्म छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म के लिए चुना गया है, जबकि मनोज वाजपेयी को फिल्म भोसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। 52 साल के मनोज वाजपेयी पश्चिमी चंपारण के बेलवा बहुअरी के रहने वाले हैं। गांव से ही शिक्षा दीक्षा हासिल करने वाले मनोज वाजपेयी ने फिल्म सत्या से ऐसा धमाल मचाया, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2000 में फिल्म सत्या के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला था। 2005 में आई फिल्म पिंजर के लिए स्पेशल जूरी के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और अब यानी 2020 में मनोज वाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर मनोज वाजपेयी को तीसरी बार बेस्ट एक्टर के नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसके बाद बेटिया से लेकर पूरे देश में उनके फैंस और इंडस्ट्री से जुड़े लोग बेहद खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने कहा कि फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने से उन्हें बहुत खुशी है। उन्होंने कहा कि सुशांत बचपन से मेहनती और इंटेलिजेंट थे, उनके काम को अब बड़ी पहचान मिली है। कहना चाहेंगे इस पर? ये तो बहुत खुशी की बात है कि भारत सरकार ने हमारे बेटे को इस लायक समझा और उसको एक फिल्म पुरस्कार दिया। इससे ज़्यादा और क्या बोलेंगे। लगता है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि मन में कितनी खुशी है और कितना याद आते हैं आपके बेटे, लेकिन पुराने दिनों को अगर याद करेंगे जब सुशांत आपके साथ रहते थे तो लगता है कि वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं कि कैसे उन्होंने इतना मेहनत किया कि आज सरकार ने उनके लिए अवार्ड दिया। मेहनत तो मेहनती था ही, इंटेलिजेंट भी था, इस लायक वो था भी, जो किया उसी का तो उसको मिला वो पुरस्कार। और क्या बोलेंगे। हम समझ सकते हैं कि आपकी भावनाएं कि किस तरीके से आप अपने बेटे को यानी सुशांत जी को मिस करते हैं, लेकिन मन में खुशी होती है इस बात से कि कम से कम सरकार ने और देश ने उनको सम्मान दिया। ये तो बहुत खुशी की बात है, सरकार कम से कम इतना तो किया उसके लिए। जो दिया ये कम नहीं है, बहुत सरकार बहुत कुछ किया। कुछ और भी चाहते हैं, मन में कुछ है आपके पिता को कुछ मन में है? नहीं, और कोई बात नहीं, सरकार जो किया बहुत अच्छा किया। कठिन समय में अगर इस तरह की खबर आती है तो थोड़ा सा मन में ये लगता है कि पुराने जो दुख है वो थोड़ा कम हो जाते हैं। दुख तो कम होने वाला नहीं है, लेकिन खुशी इस बात की है कि कम से कम भारत सरकार उसको इतना तो दिया जिससे कि थोड़ा बहुत खुशी हो रही है। भारत सरकार जो उसको अवार्ड दिया इसके लिए खुशी तो हो रही है थोड़ा बहुत। मन में बहुत सारा दुख तो भी पड़ा है। हाँ, वो तो है ही। लगता है कि हो सकता है कि आपको बुलाया जाए इस सम्मान के लिए, उनके जगह पर आपको बुलाया जाए, आप जाएंगे? अगर बुलाया जाएगा तो कोशिश करेंगे जाने का, या हम नहीं जा सकेंगे तो अपनी बच्चिया को भेज देंगे। जो एक दुख का बड़ा आपके जहन में है और परिवार के ऊपर पड़ा है सुशांत जी के नहीं रहने के बाद, तो ये लगता है कि एक छोटी सी उम्मीद जगती है इन सब चीज़ों से। नहीं, उतना बड़ा चीज़ खो दिए हम, एक ही लड़का था,
ये तो छोटी मोटी चीज़ है जो थोड़ी बहुत राहत देती है। जो हुआ वो तो बहुत ही अनर्थ जैसा चीज़ है। सरकार से तो उस भरपाई नहीं, कोई चीज़ भरपाई नहीं कर सकता है। कुछ भी मिलेगा, भारत सरकार हो कोई सरकार हो, जो चीज़ मेरे साथ हुआ उसकी भरपाई तो कोई चीज़ कर नहीं सकता। चलिए इतनी बात है कि भारत सरकार एक इतना दे करके थोड़ी बहुत खुशी का माहौल क्रिएट किया। कुछ मनोज वाजपेयी के लिए कहेंगे जो भी बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके बेटे की तरह वो भी? हाँ, मनोज वाजपेयी भी तो उसी बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और मिलना चाहिए उनको, ऐसे लोगों को। मनोज वाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार और दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के फिल्म छिछेरों को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिलने पर कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा बेहद खुश हैं। लेकिन इस बात की कसक भी उन्हें है कि कोसी के बेटे सुशांत आज जिंदा रहते तो खुशी दोहरी हो जाती। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि भारत सरकार ने बिहार के दो ऐसे कलाकार, एक तो आज नहीं है इस धरती पर, उनके भी फिल्म को, और दूसरे मनोज वाजपेयी को, दोनों को जो ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार देकर के जो बिहार का सम्मान बढ़ाने का काम किया, इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को का अभिनंदन, स्वागत। सर, आज सुशांत सिंह राजपूत नहीं है, लेकिन उनके फिल्म को जिस तरीके से पहचान मिली और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, ये इस पर आप क्या कहेंगे? आज सुशांत सिंह राजपूत की कमी कितनी खल रही है? निश्चित रूप से आज वो हमारे बीच नहीं है, वो हमारे कोसी के ही बेटा थे और आज हमारे बीच नहीं है। ये सब दिन लोगों को, यहाँ के लोगों को सुशांत सिंह राजपूत की कमी खलेगी, लेकिन इसको यदि भारत सरकार ने यदि इनको राष्ट्रीय पुरस्कार देकर के उनको सब दिन इस बिहार वासियों को उनके नाम पर गर्व करने का एक अवसर देने का काम किया है। पटना में सोमवार की शाम को एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली से पटना आने वाले कुछ यात्रियों ने सामान गायब होने का आरोप लगाया। एक महिला यात्री ने तो करीब 4 लाख के जेवरात गायब होने की बात कही। यात्रियों ने एयरपोर्ट प्रबंधन से अपनी शिकायत दर्ज कराई है। तो बड़ी खबर देखिए, इस वक्त हम आपको बता रहे हैं एयर इंडिया की फ्लाइट में चोरी हुई है और सोमवार को एयर इंडिया की जो फ्लाइट है दिल्ली से पटना आई थी और यहां पर यात्रियों ने कहा कि उनके सामान गायब हैं, चोरी हो गए हैं। कई यात्रियों का सामान नहीं मिला, गायब मिला और यहां तक कि एक महिला ने तो लाखों के जेवरात की चोरी की बात कही। करीब 4 लाख के जेवरात गायब होने की खबर उन्होंने दी और यात्रियों ने इस मामले में एयरपोर्ट प्रबंधन से अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। तो तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए बाकायदा स्लिप भी दिखाया जा रहा है कि 4 लाख जेवरात की भी चोरी हुई, कई सामानों की चोरी हुई है। और एयर इंडिया की फ्लाइट जो दिल्ली से पटना आई थी कल, उस फ्लाइट की यात्रियों ने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनके सामान की चोरी हो गई है। एक महिला यात्री ने तो कहा कि 4 लाख के जेवरात की उनकी चोरी हो गई है। काफ़ी टाइम तक हमें लगेज नहीं मिला वहाँ पे, तो जब मैं ढूंढ रहा था लगेज तो मैंने देखा ये बैग यहाँ पे है और ये पूरा बिखरा हुआ था, ये बैग पूरा बिखरा हुआ था और सामान सारा इसका बाहर की तरफ चला। फिर ये जो महिला थी इन्होंने अपना लगेज लेके आया और फिर ये चिल्लाने लगे कि मेरा सारा सोना इसके अंदर से गायब है। तो लास्ट में मैंने देखा 2-3 बैग के बाद मेरा जो बैग है वो लग रहा था मुझे मेरा ही बैग है, बट वो एक पॉलीथीन के अंदर पैक था और उसके अंदर वो पूरा गंदा था। जब खोला, जब इन्होंने हल्ला किया तो हमने भी चेक किया तो मेरा भी सिक्योरिटी लॉक उसमें से जो जम्मू के अंदर सील करके हमें दिया गया था वो लॉक टूटा हुआ था। और अब बात बिहार में क्रिकेट के धूम धड़ाके की, जो आज भी डबल धमाल होने वाला है। तो बिहार क्रिकेट लीग में आज भी 2 मैच खेले जाने हैं। दोपहर 2 बजे पहला मैच खेला जाएगा और यह पहला मैच जो है पटना पायलट्स और दरभंगा डायमंड्स के बीच खेला जाएगा। और शाम 6 बजे से दूसरा मैच खेला जाना और दूसरा मैच जो वो गया ग्लैडिएटर्स और अंगिका एवेंजर्स के बीच होगा। तो 2 मुकाबले यानी डबल धमाल आज भी बीसीएल में। आज बीसीएल का चौथा दिन है और आज भी देखिए 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच 2 बजे से, दूसरा मैच शाम 6 बजे से खेला जाना है। गया ग्लैडिएटर्स और अंगिका एवेंजर्स के बीच मुकाबला होगा शाम में। तो बीसीएल में आज भी 2 मैच खेले जाने और लगातार बीसीएल को लेकर उत्साह भी हम देख रहे हैं। दोपहर 2 बजे से पहला मैच शुरू होगा और ये मैच जो है पटना पायलट्स और दरभंगा डायमंड्स के बीच खेला जाएगा।
इसके बाद शाम 6 बजे दूसरा मैच शुरू होगा और दूसरा मैच जो है ये गया ग्लैडिएटर्स और अंगिका एवेंजर्स के बीच होगा। तो चौथा दिन है बीसीएल का आज और बेहद रोमांचक मुकाबला चल रहा है इस वक्त पटना में और उम्मीदें काफी ज्यादा नए खिलाड़ियों के लिए एक नया आयाम कह सकते हैं बीसीएल को और दस्तक उनके उज्जवल भविष्य के लिए। इससे पहले कल तीसरे दिन दरभंगा और पटना की टीम ने अपने अपने मैचों में दमदार प्रदर्शन कर जीत भी दर्ज की। तो कल के मुकाबले के बारे में हम आपको बताएं, कल भी मुकाबला हुआ, 2 मुकाबला और पहले कल जो मुकाबला हुआ उसमें दरभंगा और पटना की टीम ने अपने अपने मैच जीते। अपना दमदार प्रदर्शन इन लोगों ने दिखाया है। कल पटना पायरेट्स ने भागलपुर बुल्स को हराया। मैच का रोमांच कल भी देखा गया। सोमवार को 2 लीग मैच खेले गए गया ग्लैडिएटर्स और दरभंगा डायमंड्स के बीच। गया ने 20 ओवर में 157 रन बनाए। दरभंगा के बिपिन सौरभ का शानदार शतक भी देखा गया। बीसीएल के तीसरे दिन भी टी20 क्रिकेट का रोमांच चरम पर दिखा। स्टेडियम में भले ही कम दर्शकों को इजाजत मिली हो, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही। तीसरे दिन का पहला मैच गया ग्लैडिएटर्स और दरभंगा डायमंड्स के बीच खेला गया। गया ने सधी हुई बल्लेबाजी की, लेकिन स्कोर को 157 तक ही पहुंचा सके। जवाब में खेलने उतरी दरभंगा की टीम ने बिपिन सौरभ की शानदार शतक की बदौलत जीत दर्ज की। मैच में पटना पायलट्स और भागलपुर बुल्स के बीच मुकाबला हुआ। पहले मैच में हार का मुंह देख चुकी पायलट्स के लिए ये मैच खुशी लेकर आई। बहुत खुशी हो रही है कि ये इनिंग मेरी टीम के काम आई और आज शायद टीम वालों ने मुझे प्रमोट किया जहां मैं खेलता था और वो काम आया। टीमों के मेंटर्स भी अपने खिलाड़ियों के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिसका असर भी दिख रहा है। दरअसल लीग के 5 टीमों के मेंटर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। बीसीएल की टीमों के मेंटर अंगिका एवेंजर्स के वेंकटेश प्रसाद, दरभंगा डायमंड्स के सनत जयसूर्या, पटना पायलट्स के डॉनी मॉरिसन, भागलपुर बुल्स के आरपी सिंह, गया ग्लैडिएटर्स के दिलशान तिलक रत्ने। सभी टीमें लीग मैच में अपनी ताकत लगा रही है। बीते दिन में ये देखने को मिल रहा है। बाजी कब किसकी ओर पलट जाए, इसका प्रेडिक्शन भी मुश्किल है। ही है विपुल को, क्या जिसने जो सेंचुरी मारी है, बिपिन को देश देखा है, दुनिया देखा है इसकी सेंचुरी को। फाइनल 26 मार्च को है, लेकिन उससे पहले अभी कई मैच होने हैं। आइए नजर डालते हैं आगे के मैच किन किन टीमों के बीच होनी है। 23 मार्च पटना पायलट्स और दरभंगा डायमंड्स का मैच। 23 मार्च गया ग्लैडिएटर्स और अंगिका एवेंजर्स का मुकाबला। 24 मार्च अंगिका एवेंजर्स और भागलपुर बुल्स का मैच। 24 मार्च गया ग्लैडिएटर्स से पटना पायलट्स की भिड़ंत। पटना में या कहें कि बिहार में इस तरह का क्रिकेट का पहला आयोजन है। जाहिर है दर्शकों को ये टूर्नामेंट रोमांचित कर रहा है। अगले 2 दिन में दोनों फाइनलिस्ट का पता भी चल जाएगा और फिर 26 को ये तय होगा कि कौन बनेगा बीसीएल का बादशाह। तब तक क्रिकेट का उत्साह और आनंद दोनों चरम पर होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और आइए अब पॉइंट टेबल्स की बात करते हैं, जिसमें किस टीम की क्या स्थिति है ये जानते हैं। तो देखिए, अंगिका एवेंजर्स ने अब तक 2 मैच खेले हैं, इसमें दोनों में उसे जीत मिली है। दरभंगा डायमंड्स की बात करें तो दरभंगा ने 3 मैच में से 2 में जीत हासिल की, 1 में हार मिली। भागलपुर बुल्स को 3 में से 1 में जीत मिली, जबकि 2 में हार का सामना करना पड़ा। पटना पायलट्स की बात करें तो पटना पायलट्स को 2 में से 1 मैच में जीत मिली और 1 में हार मिली। गया ग्लैडिएटर्स को दोनों मैचों में अब तक हार का सामना करना पड़ा है। और आइए नजर डालते हैं आगे के पूरे मुकाबले किन किन टीमों के बीच होनी है। तो देखिए, 23 मार्च यानी आज पटना पायलट्स और दरभंगा डायमंड्स के बीच मुकाबला है। 23 मार्च को यानी आज दूसरा मुकाबला जो गया ग्लैडिएटर्स और अंगिका एवेंजर्स के बीच होगा। 24 मार्च को अंगिका एवेंजर्स और भागलपुर बुल्स का मैच होगा। 24 मार्च को देखिए दूसरा मैच जो है
गया ग्लैडिएटर्स से पटना पैलेस की भिड़ंत होगी। 25 मार्च को पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा दोपहर 2 बजे। 25 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल शाम में 6 बजे होगा और 26 मार्च को फाइनल खेला जाएगा शाम 4 बजे। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, तेलंगाना के सूर्यपेट से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां कबड्डी मैच के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक लकड़ी के तख्तों से बनी एक गैलरी गिर गई, जिसमें करीब 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और फिलहाल हादसे के फौरन बाद सभी घायलों को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें देखिए, हैरान करने वाली तेलंगाना के सूर्यपेट से खबर आई है, जहां पर एक कबड्डी मैच हो रहा था और यहां से दिल दहलाने वाली तस्वीरें आई। बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक लकड़ी के तख्ते से बनी एक गैलरी ऊपर से नीचे गिर गई और इस गैलरी में करीब 100 से ज्यादा लोग बैठे थे। इन्हें चोट भी आई है, कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल हादसे के तुरंत बाद इन तमाम लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।